तो बेटा ये एक एडिटोरियल आया था अभी रिसेंटली। और ये एडिटोरियल बिजनेस लाइन में आया था, रंगा राजन का और सांबा मूर्ति, सांबा मूर्ति का, बी सांबा मूर्ति। तो क्या रेलेवेंस है इसका? इसका रेलेवेंस, कल ही हम जो थोड़ी मैक्रो की स्टोरी को डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड है थोड़ा। और इंडियन इकोनॉमी का ये फिगर, ये डेटा आपको वैसे भी पता होना चाहिए। सबसे पहले इस टेबल को देखो। ये बेसिकली जो एडिटोरियल है क्रेडिट ग्रोथ से रिलेटेड है, कि जो क्रेडिट ग्रोथ होती है, बैंक्स की लोनिंग की जो ग्रोथ होती है, वो कैसे एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करती हैं, उस देश की जीडीपी को इम्पैक्ट करती हैं। और क्रेडिट ग्रोथ कितना होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, उसे कंपेयर करके बताया है जीडीपी से, जीडीपी की ग्रोथ से। एक रेशो जो है यूज करी गई है ये एक्सप्लेन करने में कि कब क्रेडिट ग्रोथ एक्सेस होती है, कब क्रेडिट ग्रोथ बिलो एक्सेस, आई मीन अंडर प्रोवाइडेड होती हैं, क्रेडिट ग्रोथ अंडर परफॉर्मिंग होती हैं। तो ये इसी के बारे में ये आर्टिकल है, और ये पूरा ट्रेंड बताया गया है इंडियन इकोनॉमी का 2002 से लेके 2003 से लेके 2023-24 तक। और ये जो है आपके पेपर टू में भी काफी काम आएगा। तो पहले देखो टेबल को देख लेते हैं। सो ये ईयर है 2002 से लेके 2023-24 से आरबीआई का डेटा है। और ये फर्स्ट रो जो है क्रेडिट ग्रोथ की है, मींस ईयर ऑन ईयर बेसिस है, ये पिछले साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस है, ये पिछले साल से क्रेडिट कितना ज्यादा ग्रो हुआ, मींस क्रेडिट कुछ रहा होगा 2001 में, मींस 1 लाख करोड़ इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जब बैंक्स ने लोनिंग करी होगी, क्रेडिट प्रोवाइड किया होगा, उसमें किसको प्रोवाइड किया होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किया होगा, कंज्यूमर्स अपनी कार परचेज कर सके, हाउस होल्ड पर्सनल लोन के लिए किया होगा, हाउसिंग लोन के लिए किया होगा। वो सारा क्रेडिट जो है उसकी ग्रोथ को ये इंडिकेट कर रहा है। तो फॉर इंस्टेंस के 1 लाख करोड़ क्रेडिट था 2001 में, तो 2002 में उसकी ग्रोथ अगर 26.9 लिखी है, तो दैट मीन्स 1.26%, 1.26 लाख करोड़ हो गया है। क्या आपका 1.26 लाख करोड़ हो गया है आपका क्रेडिट ग्रोथ। तो पिछले साल का जो डेटा होगा वो बेस बन जाता है कैलकुलेट करने के नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ईयर ऑन ईयर का बेसिस का मतलब ये होता है कि 1 लाख हमारा बेस है, उस पर 1,26,000 अगर आ गया है करोड़ लोन क्रेडिट ग्रोथ, तो 1,26,000 करोड़ माइनस 1 लाख अपॉन 1 लाख करोड़ इंटू 100, ये आपकी क्रेडिट की ग्रोथ को मेजर करने का तरीका है। तो जीडीपी भी ऐसे ही कैलकुलेट करी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो आप ये रिकॉर्ड देखो, आप डेटा देखो कि क्रेडिट की ग्रोथ 26.9% थी, फिर 18, फिर 31, फिर 31। तो ये जो पीरियड चल रहा है ना, इसको ड्रीम रन बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी में। ड्रीम रन मतलब इंडियन इकोनॉमी बहुत स्पीड से रन कर रही थी, जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। तो इसी पीरियड में आप देखो क्रेडिट की ग्रोथ को देखो जरा, 31.6%, 31.8%। अब ये क्रेडिट का क्या हुआ होगा? ये क्रेडिट इकोनॉमी में गया होगा, लोगों ने पर्सनल लोन लिया होगा, तो उससे जो है ऑटोमोबाइल्स और आपका फ्लैट्स और बाकी प्रोडक्ट्स, फ्रिज, मोटरसाइकिल, ये सब चीजें बाय करी होंगी, तो इन्वेंट्री का स्टॉक नीचे गया होगा। इन्वेंट्री मींस पॉजिटिव स्टॉक, डी स्टॉक हुआ होगा। और इससे इंसेंटिव मिला होगा किसको? इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव मिला होगा कि और ज्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पीपल आर बाइंग एंड एवरीथिंग इज गेटिंग सोल्ड। तो इसी पीरियड में जब आप इस क्रेडिट ग्रोथ का पीरियड आप देखते हो, तो आपको क्या है, एक कोरस्पॉन्डिंग फिगर दिखाई देती है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की। जो ये जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये होता है कि कितना नया कैपिटल स्टॉक और ऐड किया गया। मींस अगर आपके पास 10 मशीन्स हैं, तो 10 मशीन्स में अगर 2 मशीन्स और ऐड करी, तो 20% से कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन
ग्रो हुई है, कैपिटल फॉर्म हुई है, मींस न्यू कैपिटल फॉर्म हुई है, ठीक है। वो ग्रोस का मतलब है कि इस 10 में से एक मशीन खराब भी हो गई होगी बेटा, तो फिर ये 9 + 2 11 हुई। तो ग्रॉस में हम कह रहे हैं कि कितनी नई एडिशन हुई विदाउट कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखो, ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को हम प्रोक्सीमेट प्रॉक्सी क्या भी प्रॉक्सी में और क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट ही तो है कि दई टू और नई मशीन आई है तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसी पीरियड में इंडिया की जो है इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ देखिए, आपको मैक्सिमम ग्रोथ रेट दिखाई देगी इन्वेस्टमेंट की 2007-8 में, जस्ट बिफोर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपका हिट करता है यहाँ पे बीच में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल जीएफसी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपका यूएस में जो है बबल बस्ट हुआ था, हाउसिंग बबल, वो 2008 में होता है। उसी पीरियड में आप ये देखोगे, उससे जस्ट पहले इंडियन इकोनॉमी वाज ऑलमोस्ट रनिंग, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बहुत हाई था, और जीडीपी की ग्रोथ देखिए अच्छी थी, 9.5%, 9.7, 9.3%। ये रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी में अगर हम इन्फ्लेशन ऐड कर दें 9.7 में 6.7 इन्फ्लेशन को, तो वो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी। तो नॉमिनल जीडीपी ऐड करो इसमें जरा, तो ये 17.1 हो गया, 9.3 में 7.9 ऐड कर दो तो 15.1 हो गया। ये नॉमिनल जीडीपी है। इसी के साथ एक और चीज दी गई है आपको, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट से होते हैं कि बैंक की जो एसेट होती है वो लोन होती है, उसने जो लोन इन्वेस्टर्स को दे रखा है, अब वो मेरी बैलेंस शीट में एसेट में आएगा, ठीक है। लायबिलिटी क्या होगी, जो एफडीज है, एक एक बैंक की लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज सारी एफडीज, सारे टाइम डिपॉजिट्स, और जो सेविंग डिपॉजिट्स भी है। एसेट्स सारे लोन्स, और एसएलआर कुछ पड़ा है उसके पास, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर कुछ पड़ी है, और उसकी खुद की बिल्डिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये एसेट लायबिलिटी में जब मिसमैच होता है, बैंक क्राइसिस में आते हैं। तो ये जो लोन्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा लोन दे रखे थे, हाउसिंग फाइनेंस को बहुत ज़्यादा लोन दे रखे थे, और पर्सनल लोन भी थे, जिसमें लोग अपने व्हीकल्स और अदर एम्यूनिटी, अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं हाउस होल्ड के, उनको, टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको परचेज करने के लिए लोन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एसेट्स होता है, ये लोन, इसकी ना इंस्टॉलमेंट आती रहती है, इंस्टॉलमेंट आ रही है। अब ये अचानक से आनी बंद हो जाए, अगर 89 डेज का पीरियड, अच्छा 89 डेज का पीरियड होता है अगर इंडस्ट्रियल लोन दिया गया है तो। लेकिन अगर वही एग्रीकल्चर लोन है, तो एग्रीकल्चर लोन बेटा 6 महीने तक अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो आप उसे एनपीए घोषित नहीं करोगे। तो 6 मंथ्स तक का वेटिंग पीरियड होता है कि मीन्स फर्स्ट, हर मंथ उसे इंस्टॉलमेंट देनी है फार्मर को, लेकिन 6 मंथ्स तक उसने नहीं दी तो वो एनपीए में नहीं डालेगा उसे। बट यहाँ पर 89 डे के बाद, अगर 90th डे हुआ 3 महीने के बाद ही, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने लोन को की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया एसेट। तो ये एनपीएस ये चीज दिखा रहे हैं। तो ये एनपीएस को देखो आप, एनपीएस जो है इनिशियली हाई थे, 8.2, 7.2, 5.1, फिर देखो जैसे ही हमारी ये ड्रीम रन आता है 2005, 6, 7, ये 3, 4 साल जो है उसमें आप देखोगे कि एनपीएस जो है रिड्यूस होने लग जाते हैं, 7.2 से सीधा 5.1, 3.3, 2.5, 2.2। यानी कितनी अच्छी पीरियड चल रही है जिसके अंदर रियल जीडीपी 9.5, 9.7, 9.3 से ग्रो कर रही है, और जिसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बहुत बड़ी हुई है, और इन्फ्लेशन भी थोड़ी राइज हो रही है, क्योंकि आपने कल देखा था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होएगी और जीडीपी बढ़ेगी, तो साथ में थोड़े प्राइसेस में भी
फ्यूलिंग आती है, प्राइसेस भी बाउंस करते हैं। तो ये थोड़ी एक इन्फ्लेशन भी चल रही थी, एक मॉडरेट इन्फ्लेशन कह सकते हो आप इसे, मॉडरेट इन्फ्लेशन भी चल रही थी इस पीरियड में। तो इस पीरियड को जब आप देखते हो तो क्या देखते हो कि सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। ठीक है, तो जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है तो साथ में आपके क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है तभी तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है तो फिर एग्रीगेट डिमांड फ्यूल हो रही है और जीडीपी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये साइकिल ब्रेक होना शुरू होती है यहाँ से, इसके बाद ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आपकी 11 के बाद देखो ये 33 जब आती है ये रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, कुछ दिन और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ पहले ही स्लो हो जाएगा। ठीक है, और आपकी इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगी, पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगी। ये जस्ट बिफोर 2014 के इलेक्शन से पहले की सिचुएशन है, महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, और क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो गया है। ठीक है बेटा, और रियल जीडीपी भी स्लो हो रही है इस पीरियड में, पर्टिकुलर इस पीरियड में आपका इन्फ्लेशन भी हाई है, जीडीपी की ग्रोथ भी लो हो गई है। ठीक है, हावेवर कैपिटल फॉर्मेशन स्टिल किसी तरीके से मूविंग है। ठीक है, फिर इस पीरियड के बाद जब आप एनालाइज करते हो तो एक सडन चेंज क्या आता है, जो आपके एनपीएज हैं 2014 के बाद ये राइज होने शुरू हो जाते थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और इन्फ्लेशन डाउन आने लग जाती है। तो ये पीरियड है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, 2016 से इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुरू होती है तो इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल में रहती है, फिर 4 से 6% के बीच में ही अगर आप देखो तो सारी, बस ये 20-21 में ही थोड़ा जंप आएगा इसमें, और ये 22 में जंप आएगा, बाकी हर पीरियड में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ही मैजिक है ये। बट एनपीएज राइज हो रहे हैं, एनपीएज देखो बहुत मैसिवली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और एक और जो सिग्निफिकेंट चीज है, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो लो हो गई है, नीचे आ गई है, 27% तक आ गई है। ठीक है, और क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो हो गई है, देखो डबल डिजिट में होती थी। तो आप देखो क्रेडिट ग्रोथ पहले 30 से 30s के लेवल से 20s में आती हैं, अंडर 20 आती हैं, और फिर वो सिंगल डिजिट में आ जाती है। ठीक है, और जब वो सिंगल डिजिट में आई हैं तो कोरस्पॉन्डिंगली एनपीए राइज हो रहे हैं। तो जब ये एनपीए राइज होते हैं बेटा, तो ये दो एक्शन लेता है आरबीआई, एसेट क्वालिटी रिव्यू, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ओवर 12 बैंक्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ सेवरल बिग टिकट एनपीएज एंड देयर रेजोल्यूशन। तो जब एनपीएज बढ़ते हैं ना, आपकी सीआरएआर डिटीरियोरेट होने लगती है। तो मैंने सीआरएआर का फॉर्मूला बताया था, वो थोड़ा गलती से गलत बता गया था मैं। जो रिस्क वेटेड एसेट होते हैं वो नीचे होते हैं डिनोमिनेटर में, और आपकी कैपिटल टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 में खुद की बैंक की अपनी पर्सनल कैपिटल कितना, उसने प्रमोटर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रमोटर के कितनी शेयर होल्डिंग है, और बिल्डिंग का क्या वैल्यूएशन है, और अदर कोई एसेट है उनकी एकदम पर्सनल तो वो क्या है। ठीक है, और बाकी लोगों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो वो जो शेयर है वो सारी उसकी टीयर 1 कैपिटल है। क्योंकि टीयर 1 कैपिटल का मतलब है कि आपको वो उस पर आपका पूरा कंट्रोल, आपको वापस किसी का पैसा देना नहीं है, वो डूब गए तो डूब गए, इट्स योर रिस्क कैपिटल। अब टीयर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि उसमें जो वैल्यू होती है वो पूरी नहीं मिलती है, अगर मेरी 100 करोड़ की कैपिटल है तो वो रिड्यूस होके 70-80% ही मेरे कंट्रोल में है, बाकी की नहीं है।
तो ये CRAR को हमेशा बेसल, सेंट्रल बैंक्स का भी एक सेंट्रल बैंक है जो उनको गाइड करता रहता है, वो बताते हैं कि आप इसे ऑलमोस्ट 10% पर रखो। तो इससे क्या होता है कि जितनी ज्यादा आपकी खुद की स्किन इन्वॉल्व होगी, आप बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो गलत लोन नहीं देगा, रिस्की लोन नहीं देगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 10% है, तो बेटा जो 100 रुपए का लोन तुमने दे रखा है, उसमें से 10 रुपए खुद के दे रखे हैं। सोचो बैंक की कोई कैपिटल ही ना हो, मतलब ये न्यूमरेटर 2 हो जाए, तो 100 रुपए में से 2 रुपए ही मेरे हैं, बाकी 98 रुपए तो मैंने जनता की लाइबिलिटी है वो लिया और आगे दे दिया। तो मुझे तो डर ही नहीं होगा ना कि मेरा खुद का पैसा डूब रहा है, लोगों का डूब रहा है। तो डूब जाए, मेरे को रिस्क, मेरी स्किन कम इन्वॉल्व है इसमें, रिस्क में। तो CRAR जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा रहता है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ये न्यूमरेटर बड़ा नहीं है और ये जो डिनोमिनेटर है ये बेटा इंक्रीज होता जा रहा है, और ये इंक्रीज होता चला गया, क्यों? क्योंकि ये जो आप क्रेडिट ग्रोथ कर रहे थे ना इस टाइम पर, ये ये जो क्रेडिट ग्रो हो रहा था, वो ये जो पर्टिकुलरली ये जो इनिशियल क्रेडिट ग्रो हुआ, ये ग्लोबल फाइनेंशियल से पहले का क्रेडिट ग्रोथ थी। इस क्रेडिट ग्रोथ को जब इंस्टॉलमेंट वापस आनी बंद हो गई, तो डिनोमिनेटर NPS राइज होने लगे और CRAR खराब होने लगी। जब भी CRAR खराब हो जाती है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाता है RBI, और वो क्या बोलता है कि ये जिन बैंक्स के NPS खराब हो रहे हैं, वो सारे के सारे लोन देना बंद कर दें, क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी गिर गई है। एसेट क्वालिटी रिव्यू बोलते हैं। एसेट क्वालिटी रिव्यू कराया रघुराम राजन ने, और फिर ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिए गए। इससे क्या होता है बेटा कि आपका क्रेडिट की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। ये जो क्रेडिट की ग्रोथ स्लो हो गई है, तो इस टाइम पर तो GDP बढ़ रही थी, सारा सामान भी सेल हो रहा था, तो एक्सूबिरेंस था, एक पॉजिटिव एनर्जी थी, ऑप्टिमिज्म था कि हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था वो सब सेल हो जाएगा। जैसे कि फ्लैट्स बनाने वाले, हाउसिंग सोसाइटी बनाने वालों को लग रहा था कि उनका जो भी वो बनाएंगे वो बिक जाएगा, सेल हो जाएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम डिमांड भी बहुत इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि लोग रिच हो रहे थे, रियल GDP ग्रो हो रही थी। और इसी चीज का फायदा उठा के बैंक्स भी लोन दे रहे थे, बैंक्स में हाउसिंग लोन के लिए लाइन लगी हुई थी। तो इस पीरियड में ये एक्सूबिलेंस चल रहा था, ड्रीम रन चल रहा था। फिर सडनली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने के वजह से ये इन्वेंट्री फिर से पॉजिटिव होने लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ब्लॉक होने लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ब्लॉक पर्टिकुलरली बेटा इस पीरियड में होते हैं, क्या कहते हैं आपके, इस पीरियड में, इस पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी के अंदर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और जब वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रॉब्लम आती है, तो फिर वहां से इंस्टॉलमेंट आना बंद हो जाती है। तो इनिशियली प्रॉब्लम देखो क्या है, GDP इस टाइम पे गिर चुकी है, इस पीरियड में देखो क्रेडिट भी स्लो हो चुका है, ठीक है। हाउएवर NPAs नहीं है, अभी भी कमी है ना। इ, इ, इ- इस इसकी पता है क्या प्रॉब्लम चल रही थी, है? ये रीफाइनेंस कर दे रहे थे उनकी इंस्टॉलमेंट देने के लिए, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन बोलते हैं इसे, मैंने पहले भी किसी एक क्लास में बताया था, ठीक है। रीस्ट्रक्चर्ड लोन, रीस्ट्रक्चर कर दे रहे थे आपकी लोन को, कि चलो आपको हमें 1 करोड़ देना है तो ठीक है, हम उसमें रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, और बोलते हैं कि चलो 90 लाख दे देना, ताकि NPAs को रिड्यूस करा जा सके। अब ये चीज कुछ दिन तक तो चलती रही, और ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन भी होती रही। फिर जब अच्छे से एसेट क्वालिटी रिव्यू होगा, यहाँ पे एसेट क्वालिटी रिव्यू AQR 15-16 में, उसके बाद आप देखोगे सडनली NPAs राइज हो रहे हैं। और जब NPAs राइज हो रहे हैं ना बेटा, तो क्रेडिट की ग्रोथ ना स्लो हो गई है इसमें। और जब क्रेडिट की ग्रोथ स्लो हो रही है ना, तो देखो रियल GDP भी ना फिर, मोदी इकोनॉमिक्स क्या कह रही है, मोदी इकोनॉमिक्स में GDP की ग्रोथ भी बहुत लेस हो गई है, ठीक है। हावेवर
इन्फ्लेशन भी कम है लेकिन जीडीपी की ग्रोथ भी लेस हो गई। तो ये जो आर्टिकल है वो सारी चीज ये समझाना चाह रहा था कि कैसे हमारे देश में क्रेडिट की ग्रोथ आफ्टर 2002 बढ़ी थी 2008 तक, फिर मॉडरेट फेज रहेगा 2008 से लेके यूपीए 2 की गवर्नमेंट में 2013-14 तक, और उसके बाद क्रेडिट की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। और उसका रीजन था कि हमारे एनपीएस जो पहले हाई लेवल पे थे वो रिड्यूस हुए। एनपीएस इसलिए रिड्यूस हुए क्योंकि जीडीपी बढ़ी, तो प्रॉफिट्स बना, तो फर्म्स ने और प्राइवेट सेक्टर ने अपने लोन्स रीपे करे, तो आपका एनपीएस नीचे आने लगा। फिर वो एनपीएस दोबारा से जंप करने लगा जब स्लो ग्रोथ में स्लो डाउन आया। तो आप क्या देखोगे कि ये एनपीएस भी कनेक्टेड है जीडीपी ग्रोथ से। हावेवर 100% कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बिना जीडीपी की ग्रोथ के भी एनपीएस हो सकते हैं अगर करप्शन अंडर द कारपेट एवरग्रीनिंग ऑफ लोन चल रही। बट इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारी इकोनॉमी के बारे में हम क्यों पॉजिटिव फील कर सकते हैं आने वाले कुछ पीरियड में, क्योंकि अब हमारे एनपीएस जो है वो रिड्यूस हो गए हैं। और ये एनपीएस रिड्यूस होना हेल्प करता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को रिमूव करने में, बैंक्स को रिस्ट्रेन करने में, कि अब आप खुलकर लोनिंग कर सकते हो, आप लेंडिंग कर सकते हो। और आप ये देखोगे कि इस पीरियड के बाद से ये पीरियड में अब लेंडिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई। और जब लैंडिंग दोबारा से स्टार्ट होगी तो आपकी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 27, 31, 34 रिवाइव होएगी। और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है पार्ट किसका? एग्रीगेट डिमांड का, इन्वेस्टमेंट, तो उससे जीडीपी की भी ग्रोथ रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जीडीपी की भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो ये आर्टिकल था बेटा, ये बता रहे थे कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी ने कैसा पीरियड फेस करा, जिसमें ये सारे इंडिकेटर्स पहले अच्छे थे, फिर ड्रीम रन में फिर वर्स हो जाते हैं। और पिछले कुछ 8-10 साल हम लोगों के लो ग्रोथ फेज जाता है, जो कि आप देख सकते हो इस जीडीपी की ग्रोथ, जो कि कंपैरेटिवली यूपीए इरा से लोअर ही है। इस लो फेज के अंदर आपका क्रेडिट भी स्लो था, क्रेडिट की ग्रोथ भी स्लो थी, और ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन भी 38-39% वाला लेवल नहीं था। ठीक है, और एनपीएस भी बढ़े हुए थे। इसे ही बैलेंस शीट सिंड्रोम कहते हैं। बैलेंस शीट सिंड्रोम प्रॉब्लम थी, जैसे कि बैलेंस शीट मिसमैच हो गया था बैंक्स का, कि उनके जो एसेट्स थे वो तो एनपीए में हो गए और लायबिलिटी तो देनी ही थी। तो ये प्रॉब्लम उन्हें क्रेडिट क्रंच क्रिएट कराती थी कि वो क्रेडिट कम दें। अब ये फिर से क्रेडिट साइकिल बिगिन होगी, और जब ये क्रेडिट साइकिल बिगिन होगी तो फिर फर्दर मोर इन्वेस्टमेंट और जीडीपी का ग्रोथ का नया फेज शुरू हो सकता है। सो दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड पिक्चर और expectation about Indian economy. However, they are alerting us on the role of credit. क्रेडिट का क्या रोल हो सकता है? तो एक बहुत अच्छी एनालॉजी इन्होंने दी है कि जब आप बड़े होते हो तो आपकी पैंट का साइज बड़ा होता है, तो आपको बड़ी पैंट देनी पड़ेगी। बट क्या बड़ी पैंट देने से आपका साइज बड़ा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो क्रेडिट रोल इज लाइक पेंट्स। सो इफ द जीडीपी इज राइजिंग, तो राइजिंग जीडीपी के लिए हमें जैसे मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। मीन्स अगर जीडीपी 100 पेन से 1000 पेन हो गए हैं, तो सिर्फ 100 रुपीज से ही तो बाय नहीं कर पाओगे आप 1000 पेन। शॉर्टेज हो जाएगी मनी की इकोनॉमी में। तो मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए, इक्विवेलेंटली 1000 पेन हुए तो 1000 रुपीज भी करे जाए, अदरवाइज प्राइसेस कितनी इन्फ्लेशन हो जाएगी। 100 रुपीज रहे, 1000 पेन हो गए। ठीक है, तो पेन ज्यादा हो गए और मनी कम है। ठीक है, पेन ज्यादा हो गए मनी कम है, तो प्राइसेस क्रैश होंगे, बहुत गिर जाएंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं होगी, डिफ्लेशन हो जाएगी। और अगर पेन बहुत कम हो गए और मनी सप्लाई 100 ही रही और एक ही पेन हो गया, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन अगर एक बैलेंस्ड लेवल में रहनी चाहिए, ज्यादा ना ज्यादा ऊपर जानी चाहिए, ज्यादा नीचे जानी चाहिए। तो उसके लिए आप जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज होता है तो आप पेंट को इंक्रीज करते हो।
ठीक है, बट पेंट इंक्रीज करने से, मनी सप्लाई बढ़ाने से जीडीपी नहीं ग्रो होगी। तो ये अकोमोडेटिव रोल होता है किसका, मनी सप्लाई का। मनी आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, उसी तरीके से वो कह रहे हैं क्रेडिट का भी एक अकोमोडेटिव रोल होता है। तो जीडीपी जब बढ़ती है तो क्रेडिट बढ़े तो अच्छा है। अगर जीडीपी नहीं बढ़ रही है और क्रेडिट बढ़ते जा रहा है, जीडीपी सोचो, जीडीपी नहीं बढ़ रही और क्रेडिट बढ़ते जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है क्रेडिट कहाँ जाएगा? उस क्रेडिट से सामान तो खरीदोगे नहीं, क्यों? क्योंकि सामान तो बना ही कम है ना। जीडीपी तो 100 ही पेन है और क्रेडिट आपको दे रहे हैं कोई बार बार, तो उस क्रेडिट का क्या होगा? या तो इन्फ्लेशन आएगी, अगर वो बाय करना चाह रहे हैं उस मनी से गुड्स को, या फिर उस मनी को वो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में लगा देंगे, लैंड में लगा देंगे, गोल्ड में लगा देंगे, स्टॉक्स में लगा देंगे। स्टॉक्स में रैली आ जाएगी। स्टॉक्स में क्या होगी रैली? मींस एक फर्म का जो प्रोडक्शन है वो 1000 पेन्स का ही है और उनका प्रॉफिट भी कोई 100 करोड़ रहता है, लेकिन उस कंपनी की वैल्यूएशन कर रखी है हजारों करोड़। क्यों कर रखी है? क्योंकि लोगों के पास मनी थी, क्रेडिट आ गया तो सबने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब जब ये इनकरेक्शन, ये मिसमैच जब होता है कंपनी की रियल वैल्यू में, ठीक है, और उसकी कैपिटल वैल्यू में और उसकी रियल वैल्यू में जब मिसमैच होता है तो बेटा सडन क्राइसिस आता है। और जब ऐसे सडन क्राइसिस आते हैं ना तो ये पूरी की पूरी साइकिल, क्रेडिट की, मनी की, ग्रोथ की, सब खराब हो जाती है। सो इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि क्रेडिट का और मनी का अकोमोडेटिव रोल होना चाहिए। जैसे जैसे जीडीपी बढ़े वैसे वैसे मनी सप्लाई भी बढ़े और क्रेडिट भी बढ़े, क्योंकि फिर जब क्रेडिट आप बढ़ाओगे तो वो रियल इकोनॉमी में ही जाएगा, रियल मैटर को ही परचेज करेंगे। और जब रियल मैटर को परचेज करेंगे तो प्रॉफिट की बैलेंस शीट फर्म्स की इंक्रीज होगी, तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जॉब क्रिएट होंगी। अभी इंडिया में क्या चल रहा है कि क्रेडिट की ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन फिर जॉब क्यों क्रिएट नहीं हो रही? क्योंकि ज्यादातर क्रेडिट की ग्रोथ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बन रही है, रियल इकोनॉमी में नहीं जा रही, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज में जा रही है। इसलिए एक तरफ आप देखोगे कि इंडिया की ग्रोथ गिरी हुई है और स्टॉक मार्केट राइज राइज करे जा रही है। एक तरफ इंडिया में हंगर है, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट राइज करे जा रही है। तो एक हेल्दी मिक्स चाहिए क्रेडिट ग्रोथ का और मनी का। जब क्रेडिट ग्रोथ और मनी ग्रोथ रियल इकोनॉमी के आसपास हो, अगर बैलेंसिंग होगी इनके बीच में, तो आपको बेटर इकोनॉमी में आउटकम दिखाई देगा। अगर एक्सेस हो जाएगी जीडीपी की ग्रोथ से क्रेडिट ग्रोथ, तो डेंजर है। मींस फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो रहा है और रिस्क है कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा फ्यूचर में। क्योंकि आपकी रियल इकोनॉमी में और नॉमिनल इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस होगा। मींस एक रियल वैल्यू जो होगी कंपनी की और उसकी कैपिटल वैल्यू में मिसमैच होगा, तो कभी भी वो बबल बर्स्ट हो सकता है, जो स्पेकुलेशन का बबल। इसीलिए वो कहते हैं कि अकोमोडेटिव रोल होना चाहिए क्रेडिट ग्रोथ का जीडीपी की ग्रोथ के साथ और मनी के साथ। तो इसको वो कैसे मेजर करते हैं? इसको वो मेजर करते हैं, रेशो है क्रेडिट ग्रोथ टू नॉमिनल ग्रोथ, ठीक है। तो जब भी ये 1 से ज्यादा जाती हैं तो ये एक्सेस हो जाती है। तो इंडियन इकोनॉमी ने बहुत ही वर्स सिचुएशन देखी है इस की, जिससे कि ये हमारे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हुए, जिससे हमारे एनपीएस क्रिएट हुए। एनपीएस क्रिएट होने के चांस बढ़ जाते हैं जब जीडीपी की ग्रोथ में और क्रेडिट की ग्रोथ में डिफरेंस हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जीडीपी की ग्रोथ और क्रेडिट की ग्रोथ में जब डिफरेंस होगा तो आप क्रेडिट जो दे रहे हो वो जीडीपी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको परचेज करने में नहीं जा रहा है, वो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में ज्यादा जा रहा है, और कम उसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वहां से प्रॉफिट आएगा और वो आपको इंस्टॉलमेंट रीपे कर पाएंगे। तो ये जो रेशो थी, ये अगर आप देखोगे तो देखो दिस वाज एन इंक्रीज, वो रेशो अगर आप देखोगे तो 2.2 थी। ठीक है, इस पीरियड के दौरान यहाँ पर रेशो दी है, रेशो नहीं दी है इसमें।
बट यहाँ पर आर्टिकल के अंदर दे रखा है। तो आप इस रेशो को देखोगे तो ये पाया गया है कि इंडियन इकोनॉमी में ये रेशो बहुत ज़्यादा रही है बेटा। 1 से ज़्यादा, काफ़ी टाइम तक 1 से ज़्यादा रही है। तो ये रेशो है जो बैलेंस में होने चाहिए। फिर साथ में एक और चीज़ भी है कि ऐसा नहीं है कि क्रेडिट जो है हमेशा फाइनेंशियल बबल में ही क्रिएट होगा और एनपीएस में ही क्रिएट होगा। अगर हम ये चेक रखें कि जो वो क्रेडिट है कौन से सेक्टर में जा रहा है, और उस सेक्टर में जिसमें वो जा रहा है क्या वहां पर रियल इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है। तो क्रेडिट का डुअल रोल होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो सीमेंट, आयरन रोड, बहुत सारी चीजों को बाय करेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एट द सेम टाइम वो एक रोड भी क्रिएट करेगा, और रोड क्रिएट करेगा तो क्या क्रिएट हुआ, आपकी एग्रीगेट सप्लाई। मींस आपके देश की सप्लाई की कैपेसिटी बढ़ गई ना। अब रोड बन गया है तो जल्दी से आना जाना होगा लोगों का, टाइम बचेगा, और वो प्रॉफिट जो होगा वो नई मार्केट जो डेवलप होएगी उससे जीडीपी बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट का डुअल रोल होता है, वो डिमांड को भी बढ़ाता है, सप्लाई को भी बढ़ाता है। बट अगर वो सप्लाई को ऑगमेंट नहीं कर रहा है और डिमांड को ही फ्यूल करे जा रहा है, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, या तो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वो डिमांड को भी फ्यूल नहीं कर रहा है रियल गुड्स के, और स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में कहीं मूव हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर ही कहीं बीच में स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में चला जा रहा है। ठीक है। तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में वो चला गया तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है वहां पर। एक फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हो रहा है जो फ्यूचर में सूनर और लेटर बर्स्ट होएगा। यहाँ पर अगर गया होता तो इन्फ्लेशन आ जाती, क्योंकि कैपेसिटी तो राइज हुई नहीं, लोग बाय करे जा रहे हैं क्रेडिट से। तो एक हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ क्या होती है बेटा, हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ होती है, क्रेडिट ग्रोथ हेल्दी कब होती है, जब वो आपके एडी और एएस दोनों को एक साथ बढ़ा। याद करो मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, हमारा हमारा सारा फोकस इन दोनों सीजर के ब्लेड्स को इक्वल रखने का है हर टाइम, क्योंकि जितना ज्यादा ये इक्वल रहेंगे इन्फ्लेशन भी मॉडरेट रहेगी और ग्रोथ भी फुल पोटेंशियल पे होगी। तो यही ये आर्टिकल था, इसमें आपको ये बस ये बताना था मुझे। फिर एक और आर्टिकल है, इसको अब आप रीड कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा। तो जब आप इसे रीड करोगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ पर ग्रोथ मीन्स कहाँ पर आपका क्रेडिट गया था, कौन से पीरियड में कितना क्रेडिट कहाँ पर गया था। और ये डेटा सूनर और लेटर तुम्हें याद रखना ही होगा, ये फ्यूचर में आपको पेपर 2 में लिखने में हेल्प करा करेगा। तो ठीक है। तो ठीक है बेटा। और ये एक आर्टिकल और कर लेते हैं जल्दी से, फिर और आर्टिकल बाद में करेंगे। इसमें है सोशल बिजनेस, तो ये एक नया आर्टिकल है। फैक्ट फोस्टरिंग सोशल कैपिटल। ठीक है। फोस्टरिंग सोशल कैपिटल ये क्या चीज है। तो देखो, सोशल कैपिटल एक बज़वर्ड चला हुआ है आजकल इकोनॉमिस्ट के बीच में, सोशल कैपिटल। कई उसे सोशल बिजनेस बोल रहे हैं। इस आर्टिकल में भी उसका नाम है कुछ SSE एंटरप्राइज, ये सोशल एंड सॉलिडेरिटी इकोनॉमी, SSE एंटरप्राइज। ठीक है। एक तो सोशल कैपिटल वैसे आपके यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट भी है, पे GS2 में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट सोशल कैपिटल पर एक सेकंड ARC की रिपोर्ट भी है। ठीक है, वो भी बहुत यूजफुल है। ठीक है। तो ये SSE सोशल एंड सॉलिडेरिटी एंटरप्राइजेज, ये क्या चक्कर, क्या है ये, क्या सिस्टम है, कैसा बिजनेस। तो देखो अभी वर्ल्ड की ना 3 प्रॉब्लम्स है, एनवायरनमेंट,
पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों प्रॉब्लम हमारे देश की भी हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये एक बुक भी है, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, थ्री जीरोज, मोहम्मद यूनस की। ये नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स में, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस डेवलप किया था। और यही बंदा अभी जो है बांग्लादेश का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है। ऐसा बताया जाता है कि इसके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे स्टूडेंट्स की पावर है। स्टूडेंट्स ने बनाया इसे। स्टूडेंट्स को और किसी पे भरोसा ही नहीं है सिवाय इस आदमी के। उसका रीजन है, मोहम्मद यूनस ने बांग्लादेश में, बांग्लादेश की गवर्नमेंट से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करी है। तो जो जॉब दे रहा है फिर उससे बड़ी सरकार क्या होगी। तो मोहम्मद यूनस ने ये किया कैसे? वो सोशल बिजनेस है, सोशल कैपिटल, सोशल एंटरप्राइज उसे बोल सकते हो। इस आर्टिकल में ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन ये सेम चीज है। तो मैं यहाँ पर रिलेट करके आपको एक उस बुक की समरी बता रहा हूँ कि क्या चल क्या रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या होता क्या है इसके अंदर। तो अगर आर्टिकल के इंट्रोडक्शन की बात करें तो आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया की जो विलेज इंडस्ट्री है वो लगभग 1.7 करोड़ पीपल को जॉब देती है और एक्सपोर्ट करती है $8726 मिलियन वर्थ ऑफ टोटल टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स। और इन इंडस्ट्रीज का ना एक बहुत अच्छा फायदा होता है। फायदा ये कि ये लेस पोल्यूशन जनरेटिंग होती हैं, तो पोल्यूशन कम होगा। सेकंड, ये इनमें हैंडीक्राफ्ट्स हैं तो मशीन कम यूज होती हैं, तो जॉब एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत हाई होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एसएससी की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हाई होती है। ठीक है, तो यानी ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, अब ये तीनों चीज इंटररिलेटेड है। अगर आप इस तरीके से बिजनेस करो जो सोशल बिजनेस है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होती है, तो उससे बेटा पॉवर्टी भी रिड्यूस होएगी ज्यादा। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करोगे तो पॉवर्टी अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एट द सेम टाइम ये जो सोशल बिजनेस है ये लेस कैपिटल एनर्जी इंटेंसिव है। तो इसका मतलब ये एनवायरनमेंट को भी लेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक हैप्पी यूटोपियन स्टेट अचीव करी जा सकती है। और जो हमने अभी तक जो कन्वेंशनल मेथड यूज करा है वर्ल्ड ने आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आप अगर ग्राफ बनाने लगोगे ना ऐसे टाइम, और ये ग्राफ बनाओगे CO2 एमिनेशन एमिशन, तो आप देखोगे कि ये 1850s ऑनवर्ड इंक्रीज ही होता जा रहा है। और इनफैक्ट एकदम सडन राइज होगा इसमें कब? 1970s के बाद। फिर तो और ज्यादा इंक्रीज हुआ CO2 एमिशन, बहुत गजब तरीके से CO2 एमिशन जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि इस मॉडल में ज्यादा मशीन्स, ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्शन हो रही है। और प्रोडक्शन ना सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। प्रोडक्शन सेंट्रलाइज्ड है इन द वे कि सब लोगों को अपने गांव से छोड़ के ही शहर में जाना होगा, जॉब करनी होगी। और फिर देखो सब अपने गांव को छोड़ के शहर में जाएंगे, शहर में एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगी, फिर फैक्ट्री से दोबारा से ट्रक्स में गुड्स को लोड किया जाएगा, फिर गांव में पहुंचाया जाएगा। तो जो महात्मा गांधी का गांधीयन इकोनॉमिक्स थी, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज, वो डिस्ट्रॉय हो गई। सपोज करो गांव में ही, विलेज के अंदर ही ये फैसिलिटी होती प्रोडक्शन की, तो आपकी ट्रैवलिंग खत्म, आपका एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन खत्म, जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती माइग्रेशन की एक इंडिविजुअल की जॉब के लिए दूसरी सिटी में जाना, वो भी खत्म।
गांव में जॉब मिल रही है। ठीक है, तो इससे जो है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी का जो ग्रोथ का मॉडल है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कुछ ही बड़ी ओलिगोपोलीज है जो सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि रिलायंस सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। अब रिलायंस फाइनेंस भी कर रहे हैं, रिलायंस पेट्रोल पंप भी चला रहे हैं, रिलायंस वेजिटेबल भी सेल करने लगा है। तो धीरे धीरे हर चीज के अंदर ये बड़ी ओलिगोपोलीज आती हैं और बिजनेसेस को एक्वायर कर लेती हैं। इससे क्या होता है, वर्ल्ड में इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, पॉवर्टी भी बढ़ती है, और इनका जो प्रोडक्शन का मेथड है वो सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि इसीलिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो हमें एक नए मॉडल की जरूरत है जो सोशल बिजनेस है, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हो प्रोडक्शन प्रोडक्शन की। तो मींस प्रोडक्शन प्रेफरेबली हैंडीक्राफ्ट बेस्ड हो, जिससे जॉब्स ज़्यादा क्रिएट हो, लेकिन जहाँ पर टेक्नोलॉजी बेटर है वहाँ पर जरूर टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय करी जाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी स्मॉलर स्केल पे इनोवेशन कर कर लोकल लेवल पे करी जाए, ताकि ग्रोथ जो है डिसेंट्रलाइज हो, जो प्रोडक्शन है डिसेंट्रलाइज हो। इसको हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बीइंग सोल्ड नाउ लाइक अमेजोन वगैरह, और डिलीवरी भी ऑनलाइन फैसिलिटेट की जाने लगी हैं आजकल, जैसे ब्लिंकिट ऐप और ये सब। इन टेक्नोलॉजीज को टैप करके हम मिनी बिजनेसेस बना सकते हैं, जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग बिजनेस करेंगे, हायर लेवल पे ओलिगोपोली चलाएंगे और वो सबको जॉब्स देंगे, बल्कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द इंडिया है, और उनको हेल्प किया जा रहा है न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से। अब ये बता तो दिया, इसको करें कैसे। ठीक है, इसको करने के लिए मोहम्मद यूनस ने एक फॉर्मूला दिया है, उसको बोलते हैं नॉबिन उदय कोटा। ठीक है, नॉबिन उदय कोटा, कुछ ऐसी स्पेलिंग मिलेगी आपको, उदय कोटा की कुछ स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, लेकिन नॉबिन ऐसे। ये क्या है, नया उद्योग, नए उद्योग, न्यू न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। और ये पता है कैसे टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सोशल बिजनेस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये जो बंदा है 1970s और मतलब 2000 के डिकेड तक ये अपनी कंट्री के अंदर माइक्रो फाइनेंस डेवलप करता है। माइक्रो फाइनेंस में ये होता है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वुमेन का। ये वुमेन ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये पांचों के पांचों का ग्रुप बनाएंगे। ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट करेंगे एक जगह पे अ, अपनी सेविंग्स, और फिर मंथली डिसाइड करेंगे कि किसको इनमें से लोन की ज़रूरत है। ज़रूरत तो सबको है, बट डिपेंडिंग अपॉन नेसेसिटी और सिचुएशन के, ये सारे के सारे एक साथ मिलकर किसी एक को लोन दे देंगे, बी को, और बोलेंगे कि ठीक है आप अपना बिजनेस करो या अपना काम करो और इस लोन को आप चुकाना। फिर नेक्स्ट मीटिंग में ये सी को दे देंगे, डी को दे देंगे, ई को। तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं और मनी रेज करते हैं। ठीक है, और ये मनी फिर इनमें से किसी एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। तो ये माइक्रो फाइनेंस को जब डेवलप करा गया, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी एक बांग्लादेश के एक छोटे से विलेज से, जहाँ पर हमारे ये मोहम्मद यूनस ने कुछ गरीब महिलाओं को ये लोन दिया था। और उसने क्या देखा कि जब जब भी उसने लोन दिया तो उसको पैसे वापस मिल गए। तो उसे ये चीज को फील हो गया कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है इन लोगों को पैसे नहीं देता है, ड्यू टू द फियर दैट दे विल नॉट रिटर्न, और इनके पास कोई एसेट नहीं होते हैं। तो इन लेकिन ये लोगों के अंदर अच्छे ट्रेड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर, सब लोग बाय नेचर अच्छे ही होते हैं। बस कई बार हम लोगों का बिहेवियर खराब होता है ड्यू टू फियर। अदरवाइज एक जेन्युइन ट्रेड, एक जेन्युइन, एक बाय डिफॉल्ट एक जो एथिक्स है ह्यूमन बीइंग के दुनिया में हर किसी के अच्छे ही हैं, जस्ट सिचुएशन उसको खराब कर देती है। तो ये माइक्रो फाइनेंस इनको हेल्प करता था
इन वुमेन को, इस तरीके से इसने पहले कुछ को दिया और उसको इन वुमेन की एबिलिटी पे भरोसा हुआ तो उसने ये और सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करे। बट उसने एक कंडीशन लगा दी कि जो भी इसमें लोन लेगा वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा। ठीक है, तो बच्चों को स्कूल भेजना इंपॉर्टेंट है, स्कूलिंग। अब हुआ ये कि इन सब ने बिजनेस करा चलाया और सब ने अपने बच्चों को स्कूलिंग करा दी। अब बाय द टाइम ऑफ 2020, 2010 के बाद, 2010 के बाद ये जो भी बच्चे पढ़ रहे थे ना स्कूल में, ये सारे कॉलेज वगैरह करके आ गए और इनका ना बहुत बड़ा पूल इकट्ठा हो गया और ये सारे थे अनएम्प्लॉयड। अब ये बंदा सोचा कि मैंने तो अच्छा किया था कि स्कूलिंग करा दूं, बट उससे पता चला कि मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी सेल्फ हेल्प ग्रुप से, फाइनेंस की, पुअर पीपल की, लेकिन उससे नई प्रॉब्लम जनरेट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट इसे कुछ कर नहीं रहा। और आप आज जाके गूगल करना, इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन ने ये बोला था कि गवर्नमेंट कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज इट्स अ सोशो इकोनॉमिक इशू, सोशल इशू, विच इज अ वेरी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट। क्योंकि फिर गवर्नमेंट है किस लिए, क्यों बैठे हुए हो फिर आप? इसका मतलब आप इनएफिशिएंट हो तो हट जाओ, कोई और आ जाएगा वो कर लेगा। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को इस बंदे ने कैसे सॉल्व करा, नोबेन उदय कोटा से। अब नोबेन उदय कोटा क्या है? ये नोबेन उदय कोटा एक टाइप का सोशल बिजनेस है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें सारे इंडिविजुअल्स को एक 6 मंथ के बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है, सब बंदों को यहाँ बैठा लिया जाता है और सब जो भी एजुकेटेड होते हैं, डिग्री होती है, उन्होंने अप्लाई करा होता है नोबेन उदय कोटा के हेल्प के लिए। अब इनमें से सब अपना एक प्रपोजल देते हैं। ए कि मेरा एक स्टार्टअप है ए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट प्लान देते हैं। अब यहाँ पर एक कमेटी बैठी होती है, वो इस कमेटी जो होती है नोबिन कोटा में, वो इसको क्लियरेंस देती है। अब बाकी जो लोग बच गए वो नेक्स्ट मीटिंग में बेटर प्लान के साथ आए। ठीक है, जिनको नहीं मिला। अब इस ए बंदे को क्या क्या सपोर्ट मिलता है? इसको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, इसको मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, यानी डेटा एनालाइज करके इसके प्रोडक्ट के डिमांड, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगी एक इकोनॉमिस्ट की टीम। टेक्निकल सपोर्ट के लिए टेक्नीशियंस होंगे, कैसे ये टेक्नोलॉजी का लीवरेज कर सकता है, तो ये सपोर्ट मिलेगा। और तीसरी चीज़ों से लोन मिलेगा, इसे पैसे मिलेंगे। और ये काइंड ऑफ बेसिकली लोन भी नहीं है, ये काइंड ऑफ शेयर होल्डिंग है। ये शेयर होल्डिंग मीन्स नोबिन उदय कोटा वालों ने इस बिजनेस की शेयर को होल्ड कर लिया और अब ये बंदा बिजनेस चला रहा है। बट इसको हम एक एग्जिट रूट देंगे, बाय बैक ऑप्शन। वो चाहे तो ये जो शेयर होल्डिंग थी 20% या 30%, जो भी जिसकी कैपिटल उन्होंने दी थी, ये बंदे के पास राइट है जिसने ये बिजनेस आइडिया डेवलप करा, ए के पास, कि ये 20% की शेयर होल्डिंग को वापस से ले ले, बाय बैक कर ले। और ये इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो कभी भी कर सकता है। तो यानी पूरी की पूरी जो बिजनेस डेवलप करा इसने, ए ने विद द हेल्प ऑफ नोबिन उदयकोटा, एंड में वही उसका ऑनर होगा। और जब ये बाय बैक करेगा तो इसको कोई लोन, इसको कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देना है। मतलब जितना प्राइस उन्होंने दिया था, अगर लगा लीजिए उन्होंने 100 रुपीज दी थी, तो इसको 120 देनी है बस, चाहे इसके या कितना भी प्रॉफिट हो रखा हो, इसको देना है 120। 20 होंगे फाइल चार्जेस और 100 उनका वापस का वापस पैसा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से प्रॉफिट बनाने की कोई इंटेंशन नहीं है नोबिन उदय कोटा की, जो कि डिफरेंट वेंचर कैपिटलिस्ट की होती है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? वीसीज। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? वो वैसे ही बिजनेस में पैसा लगाते हैं जैसे शार्क टैंक बैठा होता है, कितने पैसे बनाओगे तुम, क्या करोगे, क्या बेचोगे, हमारे को क्या प्रॉफिट है। वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वो प्रॉफिट देखते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं देखा जा रहा, यहाँ पर बंदे की हेल्प करी जा रही है। क्योंकि तभी तो उन्होंने कहा कि आप पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग वापस खरीद सकते हो, चाहे ये बिजनेस बहुत ग्रो कर गया हो, बहुत प्रॉफिटेबल हो गया हो। ये आपका आइडिया था। एट द सेम टाइम हम उस प्रॉफिट में भी प्रॉफिट नहीं लेंगे, हम सिर्फ अपना पैसा वापस लेंगे और 20% एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लेंगे, जिससे हम ये टेक्निकल सपोर्ट और इकोनॉमिस्ट को पे कर देंगे, और बाकी फिर से ये 100 रुपीज किसी और बी पर्सन को हेल्प करने जाएगी। तो इसमें प्रॉफिट नहीं बनाया जाता, इसमें
हेल्प की जाती हैं। और इसके पीछे दो बेसिक टेंडेंसीज हैं जिसके ऊपर मोहम्मद यूनस यकीन करते हैं, उनकी जो एजम्पशन है इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग की। एक तो ये कि उन्होंने एडम स्मिथ की इकोनॉमिक एजम्पशन, ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश, सो they work for their own interest, and that's how invisible hand works best, because everyone is trying to maximize their profit, so they will eventually extract the gain from the trade in the Edgeworth box, and economy will be at Pareto efficient. बट ये सेल्फिश जो चीज है ना, इसी की वजह से हमारा जो आज का इकोनॉमिक मॉडल है वो ऐसा हो गया है जिसमें ओलिगोपोलीज है, क्योंकि उन्होंने सेल्फिशनेस की वजह से प्रॉफिट बढ़ाते चले गए एंड सेंट्रलाइज करते चले गए, छोटे बिजनेसेस को पैरिश करते चले गए, एक्वायर करते चले गए। और ये सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ही वेंचर कैपिटलिस्ट प्रॉफिट सीकिंग करते हैं, और इसीलिए वो जो लेस प्रॉफिटेबल काम दिखता है उसको कभी सपोर्ट ही नहीं करते हैं। सिमिलरली बैंक्स भी ऐसे ही परफॉर्म करते हैं, बैंक्स को भी अपने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने से मतलब है, इसीलिए वो गरीब को नहीं देंगे, भले ही एनपीए कन्वर्ट हो जाए, रिच को दे देंगे, क्योंकि रिच पर उन पर ट्रस्ट है कि कभी ना कभी वो वापस कर देगा, बट पुअर नहीं करेगा। ये एजम्पशन जहां से इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है, मोहम्मद यूनस इसे ही गलत बोल देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैन बाय नेचर इज नॉट सेल्फिश, एल्ट्रुइस्टिक है। हर इंसान एक दूसरे इंसान की हेल्प करना चाहता है। हावेवर हमने नैरेटिव ऐसा क्रिएट कर दिया है सोसाइटी में कि सेल्फिशनेस ही काम चलती है। तो सब लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, बहुत लार्ज सेक्शन है जो एल्ट्रुइस्टिक है, और वो लोग सोशल बिजनेस को फंड करना चाहेंगे और सोशल बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम वो ये कहता है कि ये जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल होती है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, इसको जो है साइकोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये नेचुरल होती है और कुछ लोगों में होती है, लिमिटेड पीपल में। जैसे कि धीरू भाई अंबानी तो नेचुरल एबिलिटी वाले हैं, और अडानी तो नेचुरल एबिलिटी वाले हैं, उन्हीं के पास स्किल है। वो इस एजम्पशन को भी खारिज कर देते हैं, वो ये कहते हैं ऐसा नहीं है, ये नेचुरली सब में होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सबको एम्पावर कैसे करें और उनको फाइनेंस कैसे करें और उनके आइडिया जनरेशन में उनकी हेल्प कैसे करें। अगर हम ये करेंगे तो मैनी पीपल कैन बी टर्न्ड एंटरप्रेन्योर। सो ये एक मॉडल है, नोबिन उद्योग काइंड ऑफ सोशल बिजनेस है, और ऊपर आपको बताया गया कि ये सोशल बिजनेस कितना हेल्पफुल है, पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को ओवरहॉल कर सकता है, जहां पर पॉवर्टी रिड्यूस होगी, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, साथ में पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा, क्योंकि ये जो मॉडल है उसकी प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज्ड है। छोटे छोटे बिजनेसेस at many places, not the big business at one places with least employment and high energy elasticities and low employment elasticities. So today's business model is working on high energy elasticity but low employment elasticity. ठीक है, और इसीलिए एनर्जी पे इतना फोकस है कि एनर्जी बढ़ाओ और लोगों को अनएम्प्लॉयड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेशन पे लगा देंगे प्रोडक्शन को, प्रॉफिट बनाओ। बट इससे ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हो रहा है, उससे डुअल नेचर ऑफ वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, जहाँ पर एक तरफ इनइक्वालिटी है, एक तरफ मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं, 50% ऑफ वेल्थ 1% इंडिविजुअल के पास है। तो ये तो एकदम क्लियरली अनजस्ट है, मतलब कोई भी आदमी इसे ये नहीं कह सकता कि ये जस्ट हो सकता है कि 1% लोगों के पास मोर देन 50% वेल्थ कैसे जस्ट हो सकता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते उनमें टैलेंट है, सब में टैलेंट है, मतलब उनके टैलेंट के बेसिस पे तो ये नहीं हो सकता। इट्स अ स्ट्रक्चर विच इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अनदर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ काइंड ऑफ गवर्नमेंट and the institutional structure they have imposed on the society, and those institutions are like favoring free market on the basis of selfishness. सो अगर हम इसको डिसमेंटल कर दें तो फिर एक नई चीज की शुरुआत हो सकती है, और अब नई चीज की शुरुआत में क्योस तो आता ही है। तो बांग्लादेश में क्योस है, तो ये आर्टिकल आप रीड कर लेना, और यही मॉडल मॉडल इंडिया पे अप्लाई करने की बातें करते हैं कुछ इकोनॉमिस्ट।
तो कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी भाग रहे हो, तो ये आप आर्टिकल इसको रीड करना और इसको पढ़ लेना। ठीक है। हेलो। ठीक है बेटा, करते हैं क्लास, मेरे को तो वो भी करनी है, मैं करूँगा लेक्चर प्रिपेयर। ओके, मैं ये दोनों आर्टिकल आपको शेयर कर दूंगा। एक, हाँ, जब पढ़ो कोट करो तो इसमें एक एक एग्जाम्पल है, आज तुम उसे गूगल करना। आप बोलोगे सर इस मॉडल से नोबेल नोदिया कोटा से कुछ मतलब कोई केस स्टडी है जो सक्सेसफुल भी हुई है, तो उसके लिए ये वर्ड सर्च करना, गोल्डन बी। तो ये कीनिया में इसको अप्लाई करा। नोबिनोदे कोटा ने हेल्प करी वहां पर एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए, वहां के लोकल फार्मर्स को, जिनके पास मनी नहीं होती थी, एबिलिटी नहीं होती थी, स्किल नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनको हेल्प करी उन्होंने एक बिजनेस बनाने में, और ये बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड फैल गया है, गोल्डन बीज नाम से। ये शहद बनाते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं, नॉट जस्ट इन कीनिया। सो एक काइंड ऑफ वर्ल्ड वाइड एक बड़ी सक्सेसफुल फार्म इन्होंने बना दी नोवेल नदिया कोटा से। और इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, किसी भी और बिजनेस से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो एक और ऐसा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसको रघुराम राजन सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज करी गई है। तुम चाहो तो उसको देख सकते हो, वो एक साड़ीज की ब्रांड है, टिल्फी। ठीक है। टिल्फी एक साड़ीज की ब्रांड है जो जो बनारस में डेवलप करी है कुछ एक कपल ने, एंटरप्रेन्योरियल कपल ने। ऐसे ही वहाँ के जो छोटे कारीगर्स हैं, मुस्लिम कारीगर्स हैं, उनको यूनाइट करके और उनको टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनको अमेजोन प्लेटफॉर्म पे लाके और नेटवर्किंग बना के ये बिजनेस डेवलप करा गया, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, उनके प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। तो इस तरीके के काम बहुत किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक और भी इसमें अच्छी बात है कि टिल्फी के अंदर एक ये हाइब्रिड है, मींस हाइब्रिड क्या है कि इसमें देखो मैन्युफैक्चरिंग भी है ना बेटा, मैन्युफैक्चरिंग है, जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं सारी को, और डिलीवरी, डिलीवरी घर पे पहुंचाएंगे। इटली में भी इसकी सारीज बिक रही है ऑनलाइन, वहां पर स्टोर रखेंगे या अ, कैसे भी इसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी जो है सर्विस है। तो ये जो डिबेट होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं देंगे तो जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हाई है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और सर्विस में कम होती है। तो ये डिबेट को भी क्लोज करता है कि सर्विस लेड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एम्बाइडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो आजकल ऐसे मॉडल भी डेवलप हो रहे हैं जिनमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग को कंबाइन करके हम अ, एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योरियल मॉडल बना सकते हैं। जैसे लेंस कार्ट में सर्विस भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। मैन्युफैक्चरिंग तो वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, सर्विस ही है कि वो आपकी आई टेस्टिंग करते हैं, फिर वो आपको डिलीवर करते हैं। सो इट्स अ सर्विस। सो ऐसे स्मॉल बिजनेसेस, सर्विस लेड मैन्युफैक्चरिंग, हावेवर ये कमर्शियल है। ये लेंस कार्ट इसमें सोशल नहीं है, इसमें कुछ कि इसमें तो प्रॉफिट जनरेशन इज अ मोटिव। बट ऊपर जो मैंने आपको बताया, नॉबिन उदय कोटा काइंड ऑफ प्रोग्राम, उसमें प्रॉफिट जनरेशन मोटिव नहीं है, एल्ट्रुइस्टिक मोटिव है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल्फ हेल्प करके उन्हें बूस्ट करना, आगा बढ़ावा देना। जैसे कि आप खुद सोचो कि कमर्शियल कोचिंग में कितने पैसे बनाते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स। अगर ये लोग चाहें तो खुद के अपने स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं और जो काबिल हैं और जो AIAS नहीं बन पाए हैं, इन लोगों को ये हेल्प कर सकते हैं बिजनेस डेवलप करने में। बट इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग न्यू बिजनेस, वो उन्हें कंटेंट बनाने में लगा देते हैं। सो सच थिंग शुड नॉट बी लिमिटेड टू कंटेंट क्रिएशन और पढ़ाने में ही उन्हें लगा दें या कोचिंग में ही उन्हें लगा दें। मतलब उनको किसी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग इंडिया में आगे आ सकते हैं, एल्ट्रुइस्टिक टाइप के, जिनके पास कैपिटल है। बट वो चीज़ है कि वो इनिशिएट कैसे करेंगे,
कैसे उसको आगे डेवलप लेके करेंगे, कौन उसको लीड करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो मोहम्मद यूनस ने तो कर दिया है अपने देश में। तो यहाँ पर देखो कैसे इंडिया आगे मूव कर सकता है। अगर ये मॉडल आता है तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में है कंट्रोल करी जा सकती हैं। अदरवाइज आप क्या देखोगे कि कमिंग डेज में बच्चे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और वैसी ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया बांग्लादेश में हो गई। और वहाँ पर जॉब्स नौबे नदिया कोटा ने ज़्यादा क्रिएट की थी, इसीलिए उन्होंने भाग के भगा दिया ऐसी सरकार को, निकलो तुम, ये बंदे जो हमें जॉब दे रहा है यही रूल कर लेगा, ये बेटर है। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है और गवर्नमेंट तक इसको छोड़ना भी वैसे गलत बात है, बट गवर्नमेंट को इसे एक्सेप्ट करके इसको टैकल करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट से खाली नहीं होगा, लोगों को हेल्प करनी होगी। मींस मोहम्मद यूनुस जैसे इकोनॉमिस्टों को हमारे देश में ये लीडरशिप लेनी होगी, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेटेड होते जा रहे हैं तो कहाँ एडजस्ट करेंगे। मतलब जॉब्स तो कितनी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 से 5000 भी जॉब आईएएस की निकाल देगी तो भी सब जो है एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो यानी हमें डाइवर्सिफाई तो करना पड़ेगा। तो यही है ये, ठीक है। तो अब इसको देखना और इसको रीड करना और फिर अगला एडिटोरियल परसों करेंगे संडे को, ठीक है। ओके देन।